ओके गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे, फटाफट फटाफट सारे लोग आ जाए आ जाए आ जाए। यस, तो आज के सेशन के अंदर सर हम लोगों को क्या फिनिश ऑफ करना है? आज के सेशन के अंदर हम लोगों को सबसे पहले जो हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है सोगा का, उसको हमको फिनिश करना है एकदम आज के इसके अंदर। एंड देन फिर उसके बाद सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, राइट? वैसे आज की जो हमारी क्लास है केवल सिर्फ और सिर्फ आज के लिए हमारी क्लास 6 बजे है, ठीक है ना? बाकी कल से हमारी क्लास 5:30 बजे ही रहने वाली है, ठीक है? ओके। वैसे इस बारे में मैंने ऑलरेडी आपको हमारा जो स्पेशल 26 का ग्रुप है उसके ऊपर इन्फॉर्म कर दिया था कि आज की क्लास हमारी कब होने वाली है, 6 बजे होने वाली है, ठीक है? यस, चलिए आइए। तो दोस्तों आई गेस अपना कल यहाँ तक सारी चीजें लास्ट लेक्चर में अपनी फिनिश ऑफ हो चुकी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स के बारे में। यानी कि एक रूल था बेटा जिसका नाम था निमो डैट क्वैट नॉन हैबिट। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति ओनर नहीं होता, क्या वो भी व्यक्ति गुड्स को सोल्ड कर सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ सर, वो भी व्यक्ति गुड्स को क्या कर सकता है? बोलो बच्चों, वो भी गुड्स को सोल्ड कर सकता है, ऐसा उसका अर्थ है। तो अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सर अभी उसके आगे हम लोग और नेक्स्ट वाले पॉइंटर्स को देखेंगे और नेक्स्ट वाले पॉइंटर्स को समझेंगे कि क्या कौन सी चीजें होती है, ठीक है? देखिए, अगर मैं अगला पॉइंट पढ़ूं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। इसके बारे में आता है, बोलो बच्चों, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में आता है। अब सर ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस बारे में बात करता है? तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यहाँ पे कहता है कि जो यहाँ पे सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाए ना, क्या कहा मैंने, बोलो? जो यहाँ पे सेलर और बायर परफॉर्म भी करना होगा, क्या करना होगा बोलो? इस कॉन्ट्रैक्ट को सर परफॉर्म भी करना होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस में क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस में आता है सबसे पहला डिलीवरी ऑफ गुड्स। मुझे बताइए गुड्स की डिलीवरी कौन करेगा? सर गुड्स की डिलीवरी बायर करेगा कि सेलर करेगा? सर सेलर करता है गुड्स की डिलीवरी, और बायर उसका क्या करने वाला है? बायर उसका पेमेंट देने वाला है। सीधी सी बात है, आप दुकानदार के पास जाओगे तो आप उसको पैसे दोगे, वो आपको बिस्किट का पैकेट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक जो भी आपको चाहिए वो देने वाला है। वो, अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना? ये देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है, किसके द्वारा? सेलर के द्वारा। और उस गुड्स के डिलीवरी को एक्सेप्ट करके आपको प्राइस को पे करना पड़ता है, क्या? बायर के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल सर। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री पोजेशन ऑफ ट्रांसफर। मतलब क्या? जैसे बॉटल का पोजेशन अभी मेरे पास है, जब इस बॉटल को मैं आपको दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल रोहित कुमार को दे दूं या आकांक्षा को दे दूं या कृष्णा को दे दूं, तो इस केस के अंदर मैं क्या कहूंगा? मैंने गुड्स की डिलीवरी कर दिया। क्या कर दिया? बोलो जल्दी से। मैंने गुड्स की डिलीवरी कर दिया। समझे क्या आप बात को? ओके, अगला नेक्स्ट। द बायर जो है ना बेटा, बायर शुड बी इन अ पोजीशन सो दैट ही कैन एक्सरसाइज राइट ओवर फॉर द डिलीवरी। फिजिकल पोजीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि डिलीवरी के अंदर मैंने गुड्स को आपको ही देना है, बस जरूरी क्या है कि जो इस गुड्स के ऊपर का राइट है ना, वो आपके पास आ जाए। मान लो मैंने आपको नहीं दिया, आपके किसी एजेंट को दे दिया, आपके किसी दोस्त को दे दिया, है ना? तो इन शॉर्ट मैं बोलूंगा आपको डिलीवरी हो गया क्या? हाँ सर। लेकिन मुझे बताइए, मैं गुड्स को दे नहीं रहा था, पर आप क्या किए? चोरी चोरी चुपके चुपके मेरे दुकान में घुसे और आपने इस बॉटल को चुरा लिया। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं बोलूंगा ये डिलीवरी एक अनफेयर मीन से आई है। और जब भी डिलीवरी अनफेयर मीन से आती है तो उसको डिलीवरी कहते हैं क्या? नहीं सर, इट इंप्लाइज नो डिलीवरी। मतलब क्या? अगर अनफेयर तरीके से आप गुड्स लोगे तो उसको हम लोग डिलीवरी मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानते हैं सर, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। समझे आप बात को? सर मुझे एक बात बताइए, डिलीवरी कितने टाइप्स की होती है? 3 प्रकार की। याद करो, यूनिट नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था। यूनिट नंबर 1 में 3 प्रकार की कौन सी चीजें पढ़ी थी? एक्चुअल पढ़ा था, दूसरा क्या था बताइए? दूसरा कंस्ट्रक्टिव पढ़ा था, तीसरा क्या पढ़ा था? सिंबॉलिक पढ़ा था। याद आ रहा है क्या आपको? फटाफट जल्दी से बनाएंगे, क्या आपको ये बातें याद आ रही है क्या? यस सर। चलिए आइए अगला। अब अब मैं बात करूंगा ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर के बारे में। सर बायर और सेलर की क्या ड्यूटीज है? तो जो सेलर है उसकी जिम्मेवारी है गुड्स को देने की, और बायर की जिम्मेवारी है गुड्स को एक्सेप्ट करके उसके लिए पे करने की। जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में डिसाइड किया है उस हिसाब से आप पे कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल पे कर सकते
हो। एक बात बता दूं, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस, मतलब क्या? इसका मतलब है कि सेलर जो होता है बेटा वो रेडी एंड विलिंग होना चाहिए गुड्स देने के लिए इन एक्सचेंज ऑफ द प्राइस। मतलब क्या कि बायर अगर प्राइस देने के लिए रेडी हो तो सेलर भी रेडी होना चाहिए बेटा गुड्स देने के लिए। किसके लिए बोलो बच्चों? गुड्स देने के लिए, ठीक है, ओके। अब जो मैं पॉइंटर्स आपको पढ़ाऊंगा ये बहुत ही बेसिक बेसिक एकदम इजी इजी पॉइंटर्स है जो एकदम फ्लो में फटाफट अपने खत्म हो जाएंगे। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब ये जो गुड्स को हमको डिलीवर करना है बेटा, इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स है। क्या है बोलो जल्दी से? इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स है। क्या क्या? सबसे पहला, डिलीवरी, एनीथिंग विच हैज इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ बायर और एनी अदर कंसर्न पर्सन, उसको डिलीवरी बोलते हैं। मतलब क्या, समझो, एक हो गया बेटा सेलर। अब सेलर जो है वो गुड्स डायरेक्टली, समझना, सेलर जो है वो गुड्स डायरेक्टली बायर को दे, या मान लो बायर का एजेंट है बेटा, है ना तो सेलर जो गुड्स है वो एजेंट को दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड्स जो है अल्टीमेटली अगर बायर के पोजीशन में आ जाता है, चाहे खुद से आए चाहे डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए, इन दोनों केसेस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? इन दोनों केसेस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि डिलीवरी हो गई क्या? हाँ सर, डिलीवरी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अगला, सेकंड, अब मैं बात करूंगा इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी के बारे में। सर मैंने ना 1000 गुड्स को परचेज किया था, बट सेलर ने मुझे जब गुड्स भिजवाए तो 500 ही गुड्स भिजवाए, 500 यूनिट ही भिजवाए, ठीक है। इसे पार्ट डिलीवरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? पार्ट डिलीवरी से बोला जाता है। तो सर अगर पार्ट डिलीवरी होता है तो क्या? तो मान लो अगर पार्ट डिलीवरी होता है तो इस केस के अंदर इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ होल, तो हम लोग इसका ऐसा इफेक्ट देंगे जैसे डिलीवरी ऑफ होल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मैं तो आपको 1000 क्वांटिटी में गुड्स भिजवाना चाहता था, पर मेरे पास 1000 क्वांटिटी में जाने के लिए गाड़ी ही अवेलेबल नहीं है, 500 के लिए ही गाड़ी अवेलेबल है। तो मैंने 500 क्वांटिटी अभी भिजवाया, बट मैं तुरंत आपको बची हुई 500 क्वांटिटी भिजवा रहा हूं। इसका मतलब है मेरा जो इफेक्ट है, मैं जो करना चाहता हूं, मैं होल क्वांटिटी को डिलीवर करना चाहता हूं। तो भले मैंने आपको 500 दिया होगा, बट ऐसा माना जाएगा कि मैंने होल की डिलीवरी दे दिया। बट जब मेरे पास गाड़ी मौजूद है, बट मैं जानबूझ के 1000 क्वांटिटी के गाड़ी में 500 का ही माल भिजवाऊं, या जानबूझ के मैं छोटी गाड़ी भिजवाऊं आपके पास माल लेके, तो ऐसे सिचुएशन में मैं कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ना डिलीवरी को सीवियर करना चाहता हूं, अलग करना चाहता हूं। 500 को अलग करना चाहता हूं, बचे हुए 500 को अलग करना चाहता हूं। समझे क्या बात को? इसका मतलब क्या हुआ सर, समझना। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने खरीदा था 1000 क्वांटिटी, बट क्या हुआ, आपने मुझे 600 का एक लॉट भिजवाया, क्योंकि एक गाड़ी में मैक्सिमम 600 ही जा सकता था। आप तो बोल रहे हो कि तू बड़ी गाड़ी भिजवा दे, मैं भाड़ा दे दूंगा, बट तू लेके चले जा एक साथ 1000, पर मेरे पास गाड़ी नहीं है इसलिए मैं 600 ही भिजवा पाऊंगा। तो इसका मतलब है भली दिया 600, बट इफेक्ट ऐसा होगा जैसे पूरे 1000 क्वांटिटी की डिलीवरी हो रही है। लेकिन सर आपके पास गाड़ी अवेलेबल थी, बट आपने जानबूझ के 500 ही भिजवाया, तो इसका मतलब है इसको क्या ट्रीट किया जाता है? पार्ट डिलीवरी ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है बोलो बच्चों? इसको पार्ट डिलीवरी ट्रीट किया जाता है। आप समझे क्या बात को? क्या सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या मैंने जो कहा? बोलो 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 फटाफट। यस, अगला, बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी। मुझे बताइए सर, मुझे गुड्स चाहिए, इस बात को कौन बोलेगा? देखो, सेलर सामने से मच नहीं करेगा बेटा गुड्स को देने के लिए। बायर ने अप्लाई करना चाहिए सेलर को, भाई गुड्स कब भिजवा रहे हो? आज भिजवा रहे हो कि कल भिजवा रहे हो? नहीं, बताओ ना जल्दी से, कब भिजवा रहे हो? तो सेलर ने, समझना बात को, बायर ने अप्लाई करना चाहिए सेलर को, और सेलर ने गुड्स को फिर डिलीवर करना चाहिए। बाद में सेलर इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, बट सबसे पहले अप्लाई कौन करेगा? सबसे पहले अप्लाई बायर करेगा। कौन करेगा बोलो बच्चों? बायर करेगा। अगला, प्लेस ऑफ डिलीवरी। सर कौन सी जगह आप गुड्स को डिलीवर करोगे? तो गुड्स को जनरली डिलीवर किया जाता है उसी जगह पर जिस समय, मतलब जिस समय वो सेल के समय मौजूद थे। समझ रहे हैं क्या? मतलब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है और जहां पर गुड्स पड़े हुए हैं, वहीं पर जनरली क्या किया जाता है? वहीं पर जनरली गुड्स को दिया जाता है, वहीं पर जनरली गुड्स को डिलीवर किया जाता है। बट अगर वो नहीं, तो जहां पर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है उस समय दिया जा सकता है। क्या बोल, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं किसी दुकान पर गया बेटा, मैंने उससे कहा कि मुझे एक पैकेट साबूदाना दे दो। तो आप एक बात समझना, मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट दुकान पे कर रहा हूं, मुझे माल कहां मिलेगा? दुकान पर मान लो सर ये एग्रीमेंट टू सेल होता, तो
मुझे कहां पर मिलता, हो सकता मुझे फैक्ट्री के ऊपर या जहां पर साबूदाना बनाया जाता है वहां पर मुझे मिलता क्या, यस सर वहां पे मुझे मिल जाता। इसे प्लेस ऑफ डिलीवरी कहते हैं क्या, यस सर इसे प्लेस ऑफ डिलीवरी का नाम दिया जाता है। गॉट इट, ओके। अगला, अब टाइम फॉर डिलीवरी। सर मुझे अगर मैंने टाइम फिक्स करके रखा है तो उतने टाइम के अंदर आपने गुड्स देना चाहिए, पर अगर आपका और मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ है हमारा, तो रीजनेबल टाइम के अंदर आपने गुड्स दे देना चाहिए। क्या कहा मैंने, बोलो, रीजनेबल टाइम के अंदर गुड्स मैंने आपको दे देना चाहिए। अगला, गुड्स इन दी पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। अब देखो क्या, सर गुड्स जो है ना वो थर्ड पार्टी के पोजेशन में है, तो इसकी डिलीवरी कब मानी जाएंगी, जब थर्ड पार्टी एक्नॉलेज करता है बायर को कि मैं बायर के बिहाफ में गुड्स को क्या करके रखा हूं, अपने पास रखा हूं। सर इसको कौन सी प्रकार की डिलीवरी बोलते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना जरा। देखो क्या सर, यहाँ पे है सेलर, यहाँ पे है बायर। जो गुड्स है ना सेलर के, ये जो गुड्स है ये किसके पास है, ये थर्ड पार्टी के पास है। ये थर्ड पार्टी अभी सेलर के भी आप में गुड्स को होल्ड करके रखता है, पर जब सेलर ने बायर को गुड्स को बेच दिया तो थर्ड पार्टी यहाँ पे एक्नॉलेज करता है। क्या करता है बोलो, एक्नॉलेज करता है बायर को कि जो गुड्स है ना मैं किसके बिहाफ में होल्ड करके रखा हूं, मैं बीस के बिहाफ में होल्ड करके रखा हूं। क्या करके रखा हूं बोलो, मैं बी के बिहाफ में होल्ड करके रखा हूं। समझ पा रहे हैं क्या बात को। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलेंगे जब तक ये थर्ड पार्टी एक्नॉलेज नहीं करती बायर को कि गुड्स की डिलीवरी वो उसके पास रखी है, गुड्स की डिलीवरी वो उसके पास रखी है, किसके बिहाफ में, बायर के बिहाफ में सर, तब तक इसको डिलीवरी नहीं माना जाता। इसे अपन पढ़ते थे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के नाम से। किसके नाम से पढ़ते थे बोलो बच्चों, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के नाम से। देखो, where goods at the time of sale are in the possession of third party, थर्ड पार्टी के possession में है, there is no delivery unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। क्या बोला यहाँ पे बताइए, गुड्स की डिलीवरी तब तक नहीं मानी जाएंगी बेटा जब तक वो थर्ड पर्सन एक्नॉलेज नहीं करता बायर को कि मैं आपके बिहाफ में गुड्स को होल्ड करके रखा हूं। provided that nothing in this section shall affect the operation of issue या transfer of any document of title। इनका कहना भैया अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बिंदास एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिलीवरी कब मानी जाएंगी, जब वो एक्नॉलेज करता है, कौन, थर्ड पर्सन एक्नॉलेज करता है बायर को, तब। क्या आपको बात समझ में आ गई सारे बच्चों, बोलो 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 जल्दी से, क्या आपको बात समझ में आ गई। गॉट इट एवरीवन, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, यस। चलिए अब सातवां पॉइंट देखो सर, टाइम फॉर टेंडर। टेंडर का मतलब क्या होता है सर, कोई बता सकता है कमेंट में। टेंडर का मतलब होता है ऑफर, मतलब कौन से समय मैंने ऑफर करना चाहिए गुड्स के डिलीवरी को। मान लो मैं सेलर हूं, आप बायर हो, आपने क्या करा है, आपने फोन खरीदा है, तो मैं क्या रात में 12 बजे पहुंच जाऊं बेटा आपकी डिलीवरी करने, नहीं ना। सिंपल सी बात है सर, अमेजोन से भी अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो सुबह 9 बजे से लेके शाम में 6-7 बजे तक ही आता है, उससे ज्यादा या उससे पहले आता है क्या, वो आपसे ऑप्शन पूछता है, आया तो चलेगा क्या, ऐप के ऊपर पूछता है वो आपको। समझ रहे हैं आप बात को, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो डिलीवर करना चाहिए गुड्स, वो कब करना चाहिए सर, रीजनेबल आर के अंदर करना चाहिए। मुझे बताइए सर खर्चा कौन उठाएगा डिलीवरी का, तो एक बात बता दूं, सेलर को उठाना पड़ता है डिलीवरी का खर्चा। मतलब अनलेस अदरवाइज आपने कुछ और एग्री किया हो, अगर आपने पहले से एग्री किया है कि बायर को खर्चा उठाना पड़ेगा तो बायर उठाएगा, बट अगर आपने कुछ और एग्री नहीं किया तो इस केस के अंदर खर्चा कौन उठाने वाला है, इस केस के अंदर खर्चा जो है वो सेलर उठाने वाला है। कौन उठाने वाला है बोलो बच्चों, सेलर उठाने वाला है। गॉट इट एवरीवन, क्या आपको बात समझ में आ गई, यस। अब अगला देखिए क्या सर, अगला पॉइंट है यहाँ पे डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। जैसे देखो, मैं अगर बात करूं आपके साथ, मान लो हमने गुड्स को परचेस किया था 100 और जो गुड्स डिलीवर हुए, जो गुड्स डिलीवर हुए वो हुए 50। मान लो हमने 100 केजी बुलाया था और जो गुड्स डिलीवर हुए ना वो कब आया बोलो बच्चों, वो 50 केजी को आया। कब आया बोलो बोलो बोलो, वो 50 केजी में आया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब समझो सर, जो डिलीवर गुड्स है ये कम है फॉर दी कॉन्ट्रैक्टेड, है ना। देखो आए 50, मंगाया था कितना 100,
अब इस केस के अंदर क्या हो सकता है, बायर एंटायरली रिजेक्ट देम, बट अगर वो एक्सेप्ट करता है बेटा तो पे फॉर होल, क्या बोल के रखा है यहाँ पे फॉर होल, मतलब देखो क्या इनका कहना है, इसके अंदर जो बायर है ना पूरा रिजेक्ट कर दे, 100% क्या कर दे बेटा, रिजेक्ट कर दे, या वो ऐसा भी कर सकता है 50 kg को एक्सेप्ट कर सकता है, और 50 kg को वो एक्सेप्ट करेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। मान लो जैसे इनका डील हुआ था 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गुड्स मिलेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हो जाएगा 20 रुपीज, तो 50 किलो का प्राइस वो पे करेगा 20 रुपीज के हिसाब से। समझ गए क्या आप बात को? यस, तो ये मैंने कब बताया सर, जब गुड्स आए जो है वो जब कम है ना, तब यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन सर मेरे को एक बात बताओ, मैंने बुलाया था 100 किलो, जो गुड्स परचेज था वो 100 किलो, और जो गुड्स आया, क्या कहा मैंने बोलो, जो गुड्स आया, जो गुड्स रिसीव्ड है वो आया 150 किलो। क्या कहा मैंने बोलो, जो गुड्स रिसीव्ड हुआ ना वो आया 150 किलो। मतलब सर ज्यादा गुड्स आ गया, तो इस केस के अंदर बायर एक्सेप्ट कर सकता है गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट में था, और रिजेक्ट कर सकता है रेस्ट, या पूरा रिजेक्ट कर सकता है। क्या कहा मैंने बोलो सर, देखो इसमें आप 100% रिजेक्ट कर सकते हो, या इसके अंदर आप बोल सकते हो 100 किलो को एक्सेप्ट करूंगा, और साथ ही साथ 50 kg को रिजेक्ट करूंगा। क्या करूंगा बोलो, रिजेक्ट करूंगा। आप ऐसा कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो सर, ठीक है ओके। अब इफ द बायर एक्सेप्ट्स होल ऑफ गुड्स डिलीवर्ड, अब बायर, लेकिन बायर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे होल गुड्स चाहिए, मतलब मुझे पूरे 150 kg को एक्सेप्ट कर लिया, तो इस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से अमाउंट को पे करना पड़ेगा क्या? यस, जो भी आपका डिसाइडेड रेट है उसके हिसाब से आप पे करोगे पूरे होल गुड्स के लिए, मतलब 150 किलो के लिए आप यहाँ पे पे करोगे। सर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर गुड्स मिक्स होके आ जाते हैं, मैंने बुलाया था बेटा फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क और किटकैट मिक्स होके आ गए, तो इस सिचुएशन के अंदर मैं डेयरी मिल्क को एक्सेप्ट करूंगा और किटकैट को रिजेक्ट करूंगा, या पूरों को ही रिजेक्ट कर दूंगा? बट मैं किटकैट को एक्सेप्ट किसी भी हालत में करने वाला हूं क्या? नहीं सर, नहीं करने वाला हूं, ऐसा इसका अर्थ होता है, ठीक है ना? तो गुड्स मिक्स्ड डिस्क्रिप्शन, तो मैंने क्या कहा, देखो सर मैंने यहां पे कहा कि मैंने ऑर्डर किया क्या, मैंने ऑर्डर किया डेयरी मिल्क, है ना, जो आया है गुड्स वो क्या आया है, डेयरी मिल्क प्लस किटकैट आया है, तो ऐसे केस में मैं डेयरी मिल्क को एक्सेप्ट करके किटकैट को रिजेक्ट कर दूं, या मैं पूरा 100% ही क्या कर दूं बेटा, रिजेक्ट कर दूं? समझे क्या बात? कोई नो केस में किटकैट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता ऐसा। सर मुझे बताइए, मैंने 1000 किलो खरीदा, तो बायर को क्या आप ऐसे 20 किलो 20 किलो 20 किलो या 100 किलो 100 किलो 100 किलो ऐसा देंगे क्या? क्या आप इंस्टॉलमेंट में दोगे क्या बायर को? नहीं सर, बायर को वन शॉट तरीके से आपने गुड्स को प्रोवाइड करवा देना है। बायर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। ओके सर, डिलीवरी टू दी कैरियर, कैरियर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर। अगर समझो सेलर ने अगर ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिया बेटा, और उस पर कोई भी राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा, तो इसका डीम्ड मतलब होता है कि उसने बायर को गुड्स डिलीवर कर दिया। क्या कर दिया बोलो? बायर को गुड्स डिलीवर कर दिया। समझे क्या बात को? यस, इसका मतलब है सर, सेलर को गुड्स दे दिया इज एज गुड एज कि बायर के पास गुड्स चले गए। तो जरा मुझे एक बात सोच के बताना, ये इंपॉर्टेंट, कि सर ट्रांजिट के समय क्या कहा मैंने बोलो, देखो सर यहाँ पे सेलर है, सेलर ने जो गुड्स है ना बेटा, ये ट्रक ड्राइवर को दिया, टीडी ट्रक ड्राइवर, ठीक है ना? अब ये जो ट्रांजिट है और यहाँ पे बायर को गुड्स मिलने वाले हैं, पर क्या होता है बेटा, ज्यादा धूप के कारण, समझो ना, ज्यादा धूप के कारण धूप पड़ती है ट्रक के ऊपर, और माल क्या हो जाता है बेटा, खराब हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो बच्चों? माल जो है ना वो खराब हो जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये खराब माल का जो नुकसान हुआ, क्या कहा मैंने बोलो, खराब माल का जो नुकसान हुआ इसको उठाएगा कौन? सर इसको उठाएगा बायर। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप गुड्स देते हो बेटा ट्रक ड्राइवर को, तो ऐसा माना जाता है कि ये बायर का क्या है, एजेंट है, तो इसे ऐसा ट्रीट करते हैं कि इट इज एज गुड एज डिलीवरिंग टू द बायर, इट इज एज गुड एज डिलीवरिंग टू द बायर। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर ट्रांजिट में माल खराब हुआ, तो जिम्मेवारी किसकी होने वाली है बच्चों? बायर की होने वाली है। किसकी होने वाली है बोलो बच्चों? बायर की होने वाली है। समझे क्या बात को? यस सर। ओके, अगला
बायर राइट टू एग्जामाइन गुड्स, सीधी सी बात है, बायर गुड्स को एक्सेप्ट करने से पहले क्या वो एग्जामाइन कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब कुछ रूल्स है रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स। एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस, मतलब मैं अज्यूम कर लूंगा कि एक बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है बेटा, जब वो सेलर को इसके बारे में बताता है कि मैंने गुड्स को एक्सेप्ट किया, या वो कुछ ऐसा करता है जो इनकंसिस्टेंट है उसके ओनरशिप के साथ, जैसे प्लेज करना, या अगर कपड़े है तो कपड़े पहन के देखना बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिंत्रा से कपड़े बुलाते हो बेटा, है ना, तो पहले कुछ लोग करते थे बेटा, कपड़े बुलाए, उसको शादी में पहन लिए, उसके बाद वापस उसको टैग को लगाए और रिटर्न कर दिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़े पहनना और पार्टी में जाना ये अपने आप में एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स हो जाता है और सेल टेक प्लेस हो जाता है। समझे क्या आप बात को? वैसा नहीं कर सकते। उससे बचने के लिए इन्होंने आजकल पेपर टैग का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण अगर कोई व्यक्ति टी शर्ट पहने भी तो पेपर टैग तो इजीली निकल जाएगा, और अगर वो डिटैच हो गया तो इस सिचुएशन के अंदर वो गुड्स को रिटर्न नहीं लेंगे और आपको पैसा भी नहीं देंगे। समझे? इसके अलावा सर मुझे एक बात बताइए, जो गुड्स है अगर वो रीजनेबल टाइम, मैंने कहा था एक हफ्ते में रिटर्न कर देना अगर पसंद नहीं आया तो, आप बेटा पकड़ के बैठ गए गुड्स को, आप वापस ही नहीं कर रहे मुझे, तो इस सिचुएशन के अंदर भी मैं कहूंगा कि गुड्स जो है बेटा वो क्या हो गया, आपने एक्सेप्ट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं बोलो बच्चों? आपने एक्सेप्ट कर चुके हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको यूनिट 3 एकदम क्रिस्टल क्लियर है बेटा? आप बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको यूनिट 3 एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, है ना? यस, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैं देखो ये जो यूनिट है ना, ये काफी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है बेटा, लेकिन अपन ने जानबूझ के इसको आराम से स्लो स्लो हल्लू हल्लू रिवीजन किया है इसका, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट सीधा माइंड में बैठे। बिल्कुल भी अब ये हार्ड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये यूनिट में से पक्के से आईसीएस सवाल पूछती ही पूछती है ना? यस, चलो आ जाओ। चलिए अब अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। मुझे एक बात बताइए, अगर बायर ने किसी गुड्स को रिजेक्ट कर दिया तो इस रिजेक्टेड गुड्स को सेलर की जिम्मेवारी होगी आके उठा के लेके जाना। मैं बायर हूं, मेरा वर्चस्व है, मैं गुड्स को नहीं उठाऊंगा। समझे आप बात को? मतलब क्या, बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर, बट इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट्स दैट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम। मतलब क्या, बायर सिर्फ इतना बोलेगा सेलर को, मैं गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया हूं। अब यहाँ पे सेलर की जिम्मेवारी होगी, सेलर को आना होगा, गुड्स को लेके जाना होगा, सेलर को आना होगा, गुड्स को लेके जाना होगा। समझे क्या बात को? ओके, अगला फिर लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर मुझे एक बात बताइए, अगर सेलर ने गुड्स भिजवाया बेटा, बट बायर के निग्लेक्ट के कारण, बायर बहुत केयरलेस था, उसने गुड्स को रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, तो मुझे बताइए गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपना जो कैरियर वाला है उसने कुछ खर्चा पानी किया, उसने कुछ खर्चा किया, तो इस खर्चे को पे कौन करेगा? बायर कर। मतलब क्या, जो रीजनेबल चार्ज लगेगा केयर एंड कस्टडी का, वो बायर को पे करना पड़ेगा क्या? यस सर, वो बायर को पे करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर बायर ने गुड्स को क्या किया है, अगर बायर ने गुड्स को रिजेक्ट किया है तो उसको पे करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल पे करना पड़ेगा। समझे क्या बात को? बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी है, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये डिटोरिएशन एंड ट्रांजिट वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है, बाकी नॉर्मल चीजें है, एज सच वो अपने को ऐसे ही ध्यान रह जाएंगे। और इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो खतरनाक इंपॉर्टेंट है, सेल बाय नॉन ओनर वाला। इसके अलावा और क्या, राइट ऑफ डिस्पोजल आप बी कैटेगरी में रख सकते हो, ए कैटेगरी में नहीं बोलेंगे अपन उसको। और सर ये जो है ना, ये बायर एज नोटिस देयर ऑफ करके, ये वाली चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट वाला पॉइंट, समझे क्या बात को? जो स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट वाला पॉइंट है ना, उसको आपने ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे अगर सेलर को कुछ करना है तो बायर ने उस बात का नोटिस करना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? सर यहाँ पे अपना क्या कंप्लीट होता है, यहाँ पे अपना आज यूनिट 3 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है क्या? यस सर। जरा मैं अपने प्लानर के ऊपर आ जाता हूँ, क्या हमारी प्लानर के हिसाब से चीजें एकदम बराबर चल रही है क्या? यस। देखो 25 आज की तारीख है, 25 यूनिट 3 पार्ट 2 के साथ यूनिट 3 कंप्लीट हुआ। कल अपना क्लास नहीं है, परसों अपना सोगा का यूनिट नंबर 4 होने वाला है। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। कब से बेटा? फ्राइडे से अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से शुरुआत करने वाले हैं। समझे क्या बात को? है ना? यस सर। अगर बायर एजेंट नहीं है तो
उस केस में अगर आपने अलग कर दिया है शाम, तो फिर सेलर को खर्चा उठाना पड़ेगा, ठीक है। यस, होप सो आप सभी लोगों को लेक्चर पसंद आया हो बेटा। लेक्चर को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और जरूर से इस सीरीज को अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा जो भी सीए फाउंडेशन के अंदर है और जिनका अपकमिंग अटेम्प्ट है। आपका एक शेयर आपके दोस्त का अटेम्प्ट बचा सकता है और उसको लॉ में अच्छी ग्रिप आ सकती है। जेन्युइनली अगर आप मुझे थैंक करना चाहते हैं तो प्लीज इन लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर से रिकमेंड कीजिएगा, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। एक और चीज कि सर ये स्पेशल 26 के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है, जो हो सकता है डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हो, तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्पेशल 26 की सीरीज है इसमें 26 सेशंस में पूरे के पूरे जो यूट्यूब के ऊपर होते हैं हम लोग पूरे लॉ को रिवाइज कर डालते हैं। सर इसका टाइमिंग होता है शाम में 5:30 बजे। इसमें जो बुक्स यूज होती है वो चार्ट बुक होती है और क्वेश्चन बैंक होती है। ये अगर आप अल्टीमेट सीए के स्टूडेंट्स है तो आप इसको एनरोल या आपको मिल जाती है, साथ में ही आती है। अगर आपको अलग से ऑप्शन टू बाय आता है IGSir.in के ऊपर, आप हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में इसको बाय कर सकते हैं। 7 से 10 दिनों के अंदर किताब आपको पहुंचती है। हाँ ऑब्वियस सी बात है फेस्टिवल्स उसमें नहीं होने चाहिए। जैसे अभी होली थी तो क्या होता है बेटा, हम तो जल्दी से दे देंगे बट वो जो सामने वाले DTDC इंडिया पोस्ट वाले, इनके आंग में होली थोड़ी ज्यादा आ जाती है, इनको ज्यादा ही रंग खेलना है बेटा, है ना। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा लेट डिलीवरी हो जाती है फेस्टिव्स के सीजन में। बट अब नॉर्मल हो चुका है बिल्कुल चीजें, अब 4-5-10 दिनों के अंदर किताबें मिल जाती है। इसके अलावा सर ये मई 25, सितंबर 25, जैन 26 के लिए ऑनवर्ड्स वालों के लिए एलिजिबल है। सर स्पेशल 26 6.0 का जो ग्रुप है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सीए इंद्रेश मेरे आईडी पर चले जाना इंस्टा के ऊपर, और वहां पर आपको ये नजर आ जाएगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। समझे क्या आप बात को, है ना। यस, इसके अलावा दोस्तों और अगर मैं बात करूं आपके साथ, बस यही पूरी चीज है। बाकी अगर आप हमसे और कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप ultimatecA.com के ऊपर जाकर फास्ट ट्रैक या रेगुलर बैच को एनरोल कर सकते हैं। आपके जो जूनियर्स होंगे प्लीज उन्हें सजेस्ट कीजिएगा। अभी हमारे सितंबर 25 के लिए रेगुलर बैच हमारी चालू हो चुकी है। अल्टीमेट सीए पर अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 हफ्ता ही हुआ है बैच को स्टार्ट हुए तो आप जरूर से अपने जूनियर्स को रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। एक बात मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूं कि 1 अप्रैल से अकाउंट्स की भी रिवीजन चालू होने जा रही है बेटा अल्टीमेट सीए के ऊपर। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स की रिवीजन चल रही है, लॉ की तो हो ही रही है, और अकाउंट्स की जो मोस्ट अवेटेड रिवीजन है वो भी चालू होने वाली है 1 अप्रैल से, राइट। तो आपका इंतजार हुआ खत्म और तेजस सर आ रहे बहुत ही अमेजिंग सीरीज लेके, रामबाण जिसका नाम है, और जो सुबह 9:30 बजे होने वाली है यूट्यूब के ऊपर ही। तो आपको कहीं जाना नहीं है। अल्टीमेट सीए विल बी द वन स्टॉप सोल्यूशन, है ना, जहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर, राइट। चलो सर क्वेश्चन बैंक में कहां तक कवर है, क्वेश्चन RTP MTP PYQ सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर, बस लास्ट अटेम्प्ट कवर्ड नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ओके। इसके अलावा सर माय फ्रेंड रिकमेंडेड मी योर चैनल, माय फर्स्ट अटेम्प्ट इज इन मे एंड माय फ्रेंड क्लियर्ड इन जैन। ओके तुषार अग्रवाल, होप सो यू आर एंजॉयिंग, राइट। ओके नेक्स्ट, 10th पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है, कौन सा 10th, सेकेंड पॉइंट में इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी है बेटा। 10th पॉइंट इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बात करता है कि बायर बोलेगा, बायर को आप पार्ट पार्ट में दोगे तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, समझे क्या। सेलर बोल रहा है कि मैं पार्ट डिलीवरी करूंगा, बायर बोलेगा जा रिजेक्ट करता मैं, ऐसा, ठीक है। आइए अगला सर, और बताइए बाकी कैसी चल रही है आप लोगों की बेटा, सभी लोग जल्दी से बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस। अभी समय बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है अपने पास, है ना, बहुत जम के प्रैक्टिस करना है बेटा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं बहुत मेहनत कीजिए, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं आपसे, कोई लीव नो स्टोन अनटर्न, एकदम एकदम मतलब इतनी मेहनत करो भाई कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मतलब ICAI बोले कितना भी कम रिजल्ट क्यों ना हो, ये बच्चे को पास कराना ही पड़ेगा, समझ रहे क्या आप बात को। इतनी मेहनत कर लो बेटा कि ICAI को जग मार के अपने को पास करना ही पड़े, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छे से मेहनत करो, मेहनत कभी वाया नहीं जाती, एक बात ध्यान रखना, मेहनत विल नेवर गो इन अ वेन, है ना। तो बस आप अपनी शिद्दत से आप अपनी मेहनत कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए दिन भर। अभी आपका काम है केवल और केवल पढ़ाई करना। ये 1.5 महीना आपने संभाल लिया, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, आपको फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको कोई बाकी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं जानता हूं यार, देखो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना तो अपने माइंड में बहुत अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं। मेरा नहीं क्लियर हुआ तो, मेरे दोस्त का क्लियर हो गया तो, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। ये जो ब्रेन है ना बेटा, ये बहुत खतरनाक चीज है, इधर भी घूमता उधर भी घूमता, इसको कंट्रोल करके रखना। जब भी आप पढ़ो तो लाउडली रीड करो, प्रैक्टिकल पेपर जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका मन नहीं भटकेगा,
क्योंकि आप उसके अंदर पूरा इन्वॉल्व हो जाते हो। लेकिन जब आप थ्योरी मन में पढ़ोगे ना तो दिक्कत होंगी। इसलिए आपने क्या करना है, इसलिए आप लोगों ने बेटा यहाँ पे जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना वो लाउडली रीड करना है। समझ रहे क्या आप बात को? इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इससे आपका मन नहीं भटकेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है एट दिस मोमेंट। देखो कुछ समय बाद समय जब कम होगा ना तो ऑटोमेटिकली हमारी पढ़ाई बढ़ जाएगी, पर अगर हमने अभी टाइम वेस्ट कर दिया ना तो जो रिग्रेट हमें होगा ना बाद में वो खतरनाक होगा बेटा। इसलिए अभी अपना बेस्ट दो, जस्ट गिव योर बेस्ट और बाकी फॉरगेट द रेस्ट। फिर आपने टेंशन की कोई बात नहीं लेना है, आप डेफिनेटली पास होंगे। और देखिए इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए एमटीपी ऑर्गेनाइज करता है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप जा सकते हो, आपके आसपास ही सिटी में होता है वो, तो डेफिनेटली आप जाके एक बार एमटीपी दे के आइएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन।